नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर वैद्युत रसायन पाठ को पढ़ेंगे, जिसमें आज के हम लोग इस वीडियो में साबुन की क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने साबुन के बारे में जाना था कि साबुन किससे बना होता है, किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है। अभी के हम लोग इस वीडियो में अभी साबुन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बोला जा रहा है कि जब साबुन अथवा अपमार्जक में जो आप लोग डिटर्जेंट सर्फ का इस्तेमाल करते हैं वो को जल में जब मिलाया जाता है, तब उसका जो हाइड्रोफोबिक सिरा है कपड़ा पर उपस्थित गंदगी से जुड़ जाता है तथा हाइड्रोफोबिक सिरा जल के तरफ होता है एवं जल के द्वारा आकर्षित होने पर यह गंदगी के साथ कपड़ा की सतह को छोड़ देता है। साथियों, बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि यह कोई कपड़ा का परत है या कोई मान लीजिए कपड़ा है। अब इस कपड़े में कुछ जो गंदगियाँ होती हैं, कुछ गंदगियाँ आके चिपक जाती हैं। हम लोग बाहर रहते हैं या हमारे शरीर से जो पसीना होता है उससे जो गंदगी निकलती है इस कपड़े पे आके लग जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग साफ़ करने के लिए साबुन से साफ़ करते हैं या तो डिटर्जेंट सर्फ से साफ़ करते हैं। आजकल तो बहुत अधिक सर्फ मतलब अच्छे क्वालिटी के सर्फ आ गए हैं जिससे आसानी से साफ़ हो जाता है। लेकिन बोला जा रहा है कि वह किस प्रकार डिटर्जेंट डालने से साफ़ होता है, तो यही बताया जा रहा है कि जब जो साबुन अथवा जो अपमार्जक है उसको जब आप लोग जल में मिला देते हैं, जो साबुन है और अपमार्जक जब आप उसको जल में मिलाते हैं, तब जो उसका हाइड्रोफोबिक सिरा होता है वो कपड़ा पर उपस्थित गंदगी से जुड़ जाता है। तो मान लीजिए कि यह कोई साबुन है और इस साबुन को हम लोग पानी में जब मिलाते हैं ना, या इस कपड़ा को जिस हम लोग बाल्टी में रखे हैं उसमें जब सर्फ डालते हैं, तो इस साबुन में हाइड्रोफोबिक सिरा होता है। वह आकर के इस क्या करता है, इस कपड़े से आकर के वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है तथा हाइड्रोफोबिक सिरा जल के तरफ होता है, मतलब जिस ओर जल है उस तरफ होता है एवं जल के द्वारा आकर्षित होने पर यह गंदगी के साथ कपड़ा की सतह को छोड़ देता है। और जो जल क्या करता है, जो पानी होता है वह क्या करता है, इसको आकर्षित करता है। किसको, इस हाइड्रोफोबिक सिरा को, क्योंकि यह गंदगी के साथ जाके चिपका हुआ है और यह साबुन इसको अपनी ओर खींचता है, चुंबक की भांति अपनी ओर इस हाइड्रोफोबिक सिरा को खींचता है। तो जब यह इधर खींचता है तो यह हाइड्रोफोबिक सिरा गंदगी के साथ साबुन के पास चला आता है। बोला जा रहा है कि जो साबुन अथवा जो अपमार्जक होते हैं कि जिस सांद्रता के ऊपर मिसेल्स का निर्माण होता है उसे क्रांतिक मिसेल्स सांद्रता कहते हैं। बोला जा रहा है फिर से कि वह न्यूनतम तापमान जिसके ऊपर मिसेल्स निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, क्राफ्ट तापमान कहते हैं। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, लाइफोबिक सोल बनाने की क्या विधि है, तो लाइफोबिक सोल बनाने की दो विधि है। पहला पेप्टिकरण प्रक्रिया, पेप्टिसाइजेशन प्रक्रिया, और दूसरा ब्रेडिंग का आर्क विधि या वैद्युत विखंडन विधि, यानी कि ब्रिड्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिक डिस्प्रेशन मेथड। तो इस प्रकार से लाइफोबिक सोल बनाने की विधि है। आइए देखते हैं कि पहले की पेप्टिकरण प्रक्रिया से किस प्रकार से हम लोग लाइफोबिक सोल बनाएंगे। तो बोला जा रहा है कि इस प्रक्रिया का जो उपयोग है ताजी बनी अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जो पेप्टिकरण प्रक्रिया है उसमें क्या किया जाता है, जो ताज़ा अभी बना अवक्षेप होता है उसको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और इस प्रक्रिया में अवक्षेप में थोड़ी मात्रा में वैद्युत अपघटन मिलाया जाता है, जिससे जो उसका एक आयन है वो अवक्षेप के अणु पर अधिशोषित हो जाता है तथा विकर्षण प्रतिकर्षण के फलस्वरूप अवक्षेप कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे वैद्युत अपघट्य का उपयोग पेप्टिकरण प्रक्रिया में किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, पेप्टिकारक
कहते हैं। अब आइए ब्रेडिंग की आर्क विधि के बारे में समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि इस विधि का जो उपयोग है विभिन्न धातु जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि का सोल बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ब्रेडिंग की आर्क विधि का बोला जाए तो इसको किसका सोल बनाने के लिए, तो सोना जो चांदी होता है, प्लैटिनम होता है, उसका सोल बनाने के लिए किया जाता है। और बोल रहा है इस विधि में धातु के छड़ को परिक्षेपण माध्यम में डुबो करके उसके बीच विद्युतीय चिंगारी उत्पन्न की जाती है, जिससे जो धातु का परमाणु है वह आयनीकृत हो जाता है और आयनीकृत हो करके परिक्षेपण माध्यम में आ जाता है तथा संघनन के फलस्वरूप कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो बोला जा रहा है जो कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित जो विभिन्न अवांछित अणु होते हैं अथवा आयनों को अलग करने की प्रक्रिया को कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहते हैं। बोला जा रहा है जो कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित जितने भी अवांछित अणु होते हैं या आयन होते हैं उन दोनों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहते हैं। यह निम्नलिखित दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला अपोहन डायलिसिस विधि द्वारा और दूसरा है वैद्युत अपोहन। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग अपोहन के बारे में पढ़ते हैं। बोला जा रहा है डायलिसिस। बोला जा रहा है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित अणु अथवा आयनों को उपयुक्त झिल्ली के माध्यम से विसरण प्रक्रिया द्वारा अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही अपोहन कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर कोलाइडी विलयन है उसमें उपस्थित अणु अथवा आयन है उसको उपयुक्त झिल्ली के माध्यम से वो भी विस्तरण प्रक्रिया के द्वारा जो अलग करने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि वैद्युत अपोहन किसे कहते हैं। बोल जा रहा है कि अपोहन प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। ठीक है, अतः दर को बढ़ाने के लिए विभवांतर स्थापित किया है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपोहन कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग आपको फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था नहीं बताया गया था, बोला गया था कि उसमें काफ़ी कम मार्क्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब उस चैप्टर को हम लोग बहुत जल्द ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।